हेलो एवरीवन। आज का ये टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही है। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एक आधार का काम करती है। मतलब अगर ये फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति को ना दिया जाए तो व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के समान ही लगने लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आया है। जैसे कि हम लोग को पता है कि प्राचीन भारत से ही भारत में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। तो जाति प्रथा में हम लोग जानते हैं उसमें समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक टॉप लेवल में थे और वे क्या करते थे, वे शासन का मेन शासन और धर्म का रोल प्ले करते थे, धर्म को चलाने का, संचालन करने का रोल प्ले करते थे। अब वैश्य का काम था कि बिजनेस को काम देना, बिजनेस को बढ़ावा देना, व्यापार करना। और शूद्र का था कि इन तीनों वर्गों को क्या करना था, अपना सर्विस प्रोवाइड करना था, मतलब उनके सेवा करना था एक दास के रूप में। अब जब ये दास के रूप में काम करते थे, इनकी खरीद बिक्री होती थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन है वो दास रख सकता था, और दास रखने के बाद वो अपने मन मर्जी से उसको काम करा सकता था। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस दास का कोई भी अपना अधिकार नहीं बच पाता है, क्योंकि वो एक किसी के अंडर में काम करने लग रहा है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे समय के आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं कि 1600 ईस्वी से ब्रिटिशर जब भारत में आए तो वे रंग भेद का अपना एक नया प्रचलन करने लगे। वे जो ब्रिटिशर्स थे वे ठंडे प्रदेशों से आते थे। ठीक है। तो उनका रंग प्राय वाइट होता था, सफ़ेद होता था। और जो भारत में रहते थे, एक ट्रॉपिकल रीजन में रहने के कारण, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से क्रॉस होता है ना भारत का, तो भारत में क्या होता था कि ज़्यादातर लोग काले रंग के होते थे। तो क्या करते थे ये ब्रिटिशर्स की जो अपने जो वाइट हैं वो अपने को सुप्रीम समझते थे और अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड मतलब भगवान। और ये काले लोगों को क्या सोचते थे कि निम्न जाति के, निम्न प्रकार, निम्न कोटि के लोग हैं। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वे निम्न कोटि के लोगों की दशा को सुधारने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन पर शासन चलाने के लिए। तो वे किस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार करते थे, या भारतीयों के साथ ही आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन्स के ऊपर अत्याचार करते थे। उनको मजदूरी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था, मतलब एक देश से दूसरे देश। जैसे कि अफ्रीकन्स को उठा के ले गए अमेरिका में, ठीक है, इंडियंस को लेके गए ब्राज़ील्स में, साउथ अमेरिका में, इस प्रकार से। तो अपने अपने काम की ज़रूरत के अनुसार वे लोगों का इस्तेमाल करते थे एक निम्न कोटि के लोग समझकर। तो धीरे धीरे इसी क्रम में भारत का संविधान बनने का क्रम यहीं से शुरू होता है, जब से ब्रिटिशर्स भारत में आए। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस व्यापारी के रूप में काम करने के लिए आए थे, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चला कि भारत की दशा तो ठीक नहीं है, सब राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं भिड़ते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे क्या करने लगे, कब्जा करने लगे, मतलब अपना अपना किला बनाने लगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई, सबको पता ही होगा, उसमें एक सब कुछ उजागर होके सामने आ गया कि कैसे भारतीयों पर शासन किया जा सकता है। मतलब उनको, ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि भारत के जो शासक है, जो राजा हैं, वो क्या है, कमजोर है। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उससे एक निर्णायक युद्ध हो गया। उसके बाद सब स्पष्ट हो गया कि अब भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो भारत पर शासन कर सके। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ब्रिटिशर शासन करने लगे और लोगों पर अत्याचार करने लगे, रंग भेद की नीति अपनाने लगे। सिनेमा हॉल्स के सामने लिख देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय का प्रवेश वर्जित है, इस टाइप से। तो इस प्रकार से इतना निम्न समझते थे। तो भारतीयों ने जो सोचा कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारतीय जो भी नागरिक होंगे उनके लिए फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, ये मौलिक अधिकार उनके लिए होना चाहिए, और कोई भी फ्यूचर में ऐसा सरकार ना बने जो उनके मौलिक अधिकार का हनन कर सके और उनके जीवन की जो स्वतंत्रता है उनको बाधित कर सके।
तो जब भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो उस समय भारत के संविधान में अ, तो भाग 3 को जोड़ा गया, पार्ट 3 को, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का डिटेल्स में एकदम जानकारी दिया गया है कि कैसा कैसा अधिकार नागरिकों को मिला है। ठीक है। तो जब भारतीय संविधान बनने का क्रम शुरू हुआ, तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने विभिन्न देशों के बहुत सारे संविधान को पढ़ा और उन्हीं में से देखा कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स करके नागरिकों को के अधिकारों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स है, उसी के चलते ही भारत में फंडामेंटल राइट्स का आधारशिला बना। ठीक है। तो कहाँ से लाया, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट्स भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो होगा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। तो भारत में इसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा बहुत एक डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता है कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। तो जब 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या हुआ था कि जो वहाँ के किंग थे जॉन, उन्होंने नागरिकों के अधिकारों के बारे में एक प्रपत्र, मतलब एक गैजेट इश्यू किया था, उसे वहाँ पे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में भी नागरिकों के इसी अधिकार को जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक भारतीय लोगों के, नागरिकों के लिए आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी डिटेल्स में एकदम दिया गया है। ठीक है। जो अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से हम लोग ने इस फंडामेंटल राइट्स को उठा के लेके आए हैं, अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से भी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग का संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो मेनली जो फंडामेंटल राइट्स लाने का जो पर्पस था, इनका जो पर्पस था वो था कि भारत में एक राजनीतिक लोकतंत्र सिस्टम का लेके आना है, मतलब डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी लेके आना है और देश को जो सरकार के कठोर रूप होते हैं ना, जो तानाशाही बनने से उनको रोकने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है फंडामेंटल राइट्स का, कि देश में कानून का सरकार बनाना है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने सारे फंडामेंटल राइट्स पर अधिकार कर लेता है या फंडामेंटल राइट्स नहीं होता लोगों का, तो जो एक व्यक्ति विशेष जो सरकार का मुख्य रहता है, हेड होता, तो वो क्या तो वो एक तानाशाही के रूप में काम करना शुरू कर देता। ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स का भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक भारतीय जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उनके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें 12 से लेके 15 तक इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है। ठीक है। अब इसमें मेनली 7 अधिकार दिया गया है, जो एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए एक मतलब एक कंप्लीट अधिकार होता है ना, जैसे कंप्लीट पैकेज के रूप में दिया गया है। ठीक है। मतलब इसके बिना मतलब लोगों का जिंदगी एक जेल में बंद कैदी की तरह हो सकता है। ठीक है। इनके बिना तो मेनली इसमें जिक्र किया गया है एक समता का अधिकार। ठीक है। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में कहा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 के बीच में कहा गया है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 31 की में जिक्र किया गया है। ठीक है। अब ये जो 7 मेन अधिकार हैं, उनमें जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में है, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट थी उससे हटा दिया गया है और इसको भाग जो पार्ट 12 है उसके अनुच्छेद 300 का ए में इसको जोड़ा गया है। ठीक है। मतलब पार्ट 12 के आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने का मेन पर्पस था कि अगर संपत्ति का अधिकार लोगों को दिया जाए, तो सरकार
डेवलपमेंट, सरकार के डेवलपमेंट का जो कार्य होता है उसमें बाधा बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मामले सामने आए थे इसमें, तो उसके चलते क्या हो गया कि इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। अब इसलिए क्या हो गया, नॉर्मल कानून हो गया। ठीक है, मतलब अब ये संपत्ति का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स के अधिकार से हटकर, मौलिक अधिकार से हटकर एक लीगल राइट्स के रूप में है, मतलब कानूनी अधिकार के रूप में अभी है। ठीक है, तो अब इसके विशेषता के बारे में जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग के संविधान में दिया गया है, इसकी विशेषता क्या है। इसकी फर्स्ट विशेषता हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो काउंसिल्स होते हैं और कंपनियां होती हैं जो भारत में रहते हैं, कंपनियां काउंसिल्स, उनको भी इसका अधिकार दिया गया है। तो सब परिषद जो काउंसिल होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है परिषद और काउंसिल। ठीक है, तो परिषद का, काउंसिल का मतलब होता है कि जो इसके सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। अब इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग नाम सुने हैं कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो लोग मेंबर्स इलेक्टेड होके, जिसको चुनाव में जीत के, आम चुनाव में जीत कर क्या हो गए थे, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के सदस्य बन गए थे या फिर विधानसभा के सदस्य बन गए थे, उन्हीं लोगों में जो मेन पोस्ट होता है, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस टाइप में उनके एक काउंसिल्स होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये लिमिटेड टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं या जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के काउंसिल्स के सदस्य होते हैं। तो काउंसिल्स का मेन मतलब क्या हो गया कि ये लोग इलेक्टेड होते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का दूसरा विशेषता क्या है कि ये कोई असीमित नहीं है, मतलब सरकार ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब सरकार इसमें कानून अधिनियम संशोधन करके, संविधान संशोधन करके क्या कर सकते हैं, इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट राइट है, तो इसका आंसर होगा नहीं, सरकार इसमें पाबंदियां लगा सकती है। तो अगर कभी तो इसकी तीसरी विशेषता यहाँ पे क्या है कि जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, उसे उस राज्य के जहाँ से वो रहता है उसके उच्च न्यायालय में जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो ये जो मेन तीन विशेषताएं हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।